एबीपी न्यूज सी वोटर ने राजस्थान पर सबसे पहला और बड़ा ओपिनियन पोल दिखाया है। तमाम आंकड़े लोगों के सामने हैं। इस पर बात करने के लिए और राजस्थान में आखिर विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आ सकते हैं, एक्सक्लूसिवली हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। हालांकि अशोक गहलोत साहब की तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समय दिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपका गला भी खराब है और इस चोट के बावजूद आप समय दे रहे हैं, सो रियली ग्रेटफुल सर। सर, आपने हमारा ओपिनियन पोल देखा, एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो किया, उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल मुखर तरीके से सामने निकल के आई है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप सबसे पसंदीदा चेहरा हैं। आप में और वसुंधरा जी में 10% का गैप नज़र आ रहा है। पार्टी में भी आपके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आंकड़ों में आप बीजेपी से पीछे हैं अभी। ये पहली बात तो मैंने सुना है सर्वे के बारे में। मैं देखता हूँ कि सर्वे के आधार पर हम लोग जब काम करते हैं तो देखते हैं पब्लिक का मूड क्या ही देखते हैं। सर्वे भी 10,000 20,000 लोगों को करते हैं, तो मेरा विश्वास कभी रहा नहीं इसके ऊपर। सर्वे पे कई कंपनी करती रहती सर्वे, और मेरा मानना कि जो माहौल राजस्थान के अंदर है उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल राजस्थान की जनता में इस विश्वास इस बात का है कि गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर। जो भी योजना बनाई हमने उसका भी इतिहास बन गया। विकास तो खूब सारे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर कोई कमी नहीं रही है। पर मेरा मानना है कि कुछ स्कीम ऐसी बनाई हमने जो आज पूरे देश में चर्चा के अंदर है, जिसमें राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया हमने, जो कंट्री में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा दे रखा हम लोगों ने, जो कंट्री में कहीं नहीं है। दुर्घटना बीमा उसके साथ में ही है। पब्लिक के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिल गई राजस्थान के अंदर लोगों को। अभी हमने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया है, वो कंट्री में कहीं पे नहीं बना है। नरेगा के वर्कर्स को हमने 25 दिन और उसमें जोड़ दिए हैं गारंटी के साथ में। शहरी इंदिरा गांधी जी के नाम से शहरी रोजगार योजना चलाई है, उसमें भी हम लोगों ने 125 दिन का कर दिया प्रोविजन। और तो और गैस सिलेंडर की योजना तो प्रधानमंत्री की थी, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना वालों को भी सिलेंडर महंगे होते गए तो वो खरीद नहीं पा रहे हैं। हमने उसको 500 में देने का कबूल किया है, और डीबीटी कर चुके हम लोग, कुछ 50 लाख महिलाओं के कर चुके होंगे। तो और आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग संकोच करते घरों के अंदर, जो प्रकृति की देन है पूरी दुनिया के अंदर, महिलाओं को देन है, या जो शरीर की जो बनावट है उसके हिसाब से कि माहवारी होती है महिलाओं को, तो संकोच में बोलते हैं लोग। हमने उनकी पीड़ा को समझा कि महिलाएं घूंघट में रहती है राजस्थान के अंदर, और हाइजीन नहीं होती है। तो पैसे वाले तो नैपकिन काम लेते हैं, गरीब आदमी कोई काम लेते हैं नैपकिन को, उसको लेकर बीमारी फैल जाती है, और कई बार इन्फेक्शन होते हैं, कई बार आप समझ लीजिए कि कैंसर हो जाते हैं, बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो हमने इस पीड़ा को समझा है, उड़ान के नाम से योजना शुरू करी है। पूरे प्रदेश के अंदर हर महिला को 1 महीने में 12 नैपकिन दे रही है सरकार, जिससे कोई ध्यान जाता नहीं लोगों का। तो कहने का मतलब जो हमने योजना लागू की है, और तो कई स्कीम हमने महंगे राज शिविर चलाए हम लोगों ने, वो तो एक पक्ष हुआ। कल गिग वर्कर्स के लिए भी, माफ कीजिएगा, परसों आप लोगों ने कानून पास किया है। वो गिग वर्कर कानून भी मेरे ख्याल से दुनिया में नहीं होगा कहीं पर, और देश में तो है ही नहीं। अब लोग समझते नहीं गिग वर्क होता क्या है। मैं भी नहीं समझता था पहले। जब राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, तब जो इंटरेक्शन वो करते थे लोगों से, हम लोग साथ बैठते थे राजस्थान के अंदर, तब जो मिलना आए लोग उनसे,
पीड़ा बताई उन्होंने, उसी दिन राहुल जी ने फैसला किया कि ये गिग वर्कर जो है एक प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह लोग हो गए हैं, जो लाखों में हो गए हैं। चाहे उबर हो, ओला हो या जोमेटो हो, अमेजन हो, सर्विस करने वाले प्रोवाइडर लोग होते हैं वो हों, इनका कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहा लाइफ के अंदर। वो अपनी पीड़ा बता रहे थे। उसी दिन से मैंने तय किया राहुल जी के सामने कि हम इसके लिए एक्ट बनाएंगे। मुझे खुशी है कि मैंने 200 करोड़ रुपये रख के उनके लिए वेलफेयर फंड बनाया है और साथ में मैंने एक्ट पास कर दिया है, नियम बन जाएंगे। तो काम तो हमने अच्छा से किया राजस्थान में, और हमारे कामों की चर्चा और तो और पिछली बार मैंने ग्रामीण ओलंपिक खेल करवाए थे। 30 लाख ग्रामीणों ने भाग लिया, उसमें 10 लाख महिलाएं थी। इस बार कुछ नहीं थी, 50 साल भी, 60 साल भी, नौजवान भी, सब ने खेले 6 खेल। वो एक अलग माहौल बना, उसकी चर्चा भी कई जगह हुई थी। इस बार हम लोग ने जो शुरू करें 5 तारीख को 55 लाख से अधिक लोगों ने अपना नाम लिखा दिया है और बहुत शानदार 2 महीने मैच चलेंगे। कहने का मतलब कि हम हर वर्ग को छू रहे हैं, हर एक्टिविटी छू रहे हैं और एक नवाचार कर रहे हैं। और सोशल सिक्योरिटी हमारा नारा है कि देशवासियों को भी, जो राहुल गांधी ने कहा था 6,000 रुपये प्रति माह मिले न्याय योजना के लिए, मैनिफेस्टो में आया था, तो वो उनकी भावना वही थी। हर परिवार को जो नीडी है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन व्यापार आराम से कर सके। इतनी सिक्योरिटी देनी चाहिए। हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। विश्व गुरु तब बनेंगे तब हम अपने घर के लोगों को भूखमरी से, पोषण से, उनसे हम उनको निकालेंगे तभी तो बन पाएंगे। तो पहले आवश्यकता है, मैंने मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है कि आप जो है इस पर विचार करें। 4 कानून बने थे यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून बनाए थे। पहली बार आज़ादी के बाद में अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। और नरेगा ने तो जो कुछ इतिहास बना दिया देश के अंदर। और नरेगा नहीं होता तो आप सोचिएगा कि कोविड-19 में क्या होता। तो ये आज हम कहते हैं 5वां कानून बनाओ केंद्र के अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सोच तो यहाँ तक है कि राजस्थान 2030 तक विजन लेके चला अपना, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। 2030 तक सत्ता में रहने का आश्वासन है आप? विजन 2030, सत्ता में रहने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त कौन मुख्यमंत्री होगा, किसकी पार्टी की सरकार होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सोच हमारी वर्तमान सरकार की है कि 2030 विजन लेके हम चलें। उसके लिए हम पब्लिक को इन्वॉल्वमेंट भी कर रहे हैं। पब्लिक का जो स्टेक होल्डर उनका इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। आप बताइए क्या सोचते हैं आप लोग। तो हमारी तैयारी उस ढंग की है, वही माहौल राजस्थान बना हुआ है, उसी रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, क्या जो मैंने आंकड़ों का जिक्र किया था, कहीं आपको लगता है कि जो पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही थी, कल मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहा था, उन्होंने कहा राजस्थान में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमने कई नीतियां लागू की हैं। क्या सर विधायकों के खिलाफ आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी है जिसको आगे चल के एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, ये परसेप्शन बना है, यहाँ पर परसेप्शन बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कुछ में कुछ सच्चाई भी हो सकती है। कई कारण होते हैं विधायक की अपनी स्थिति, जीतने आगे बने या नहीं बने। लोकतंत्र के अंदर जाति फैक्टर भी होते हैं, व्यवहार भी होता है। पब्लिक इतनी होशियार होती है, वो सब बातें कॉमन सेंस कर लेती है, उनमें माहौल बनता है। तो माहौल बनाया गया है विधायकों के खिलाफ में, कुछ तो बना दिया हमारे विपक्षी पार्टियों ने, कुछ सच्चाई भी हो सकती है, कुछ हमें स्वीकार करना चाहिए। सर, हम देख रहे हैं कि मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, आप चुनौती किसको इस बार विधानसभा में मानते हैं, वसुंधरा राजे जी को या प्रधानमंत्री मोदी? हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बार बार आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से मोदी जी आपसे चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे पॉपुलर लीडर है, लेकिन उनके चेहरे को अभी तक सामने नहीं किया है।
ये उनका अंदरूनी मामला। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि इस बार भी सरकार हमने 5 साल चलाई है और एनडीए गवर्नमेंट के नेताओं को, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, कि गजेंद्र शेखावत हो, और भी के लोग हो सकते हैं, उन्होंने जो जिस प्रकार से राजस्थान सरकार को गिराने का प्रयास किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए तो वो लोग, कर्नाटक में हो गए, बाद में महाराष्ट्र में हो गए, पर राजस्थान प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी जो इच्छा शक्ति थी वही भावना रिफ्लेक्ट हुई हमारे एमएलए के अंदर। हाईकमान जिस प्रकार हमारे साथ खड़ा रहा, उसके कारण से एमएलए ने एकजुटता दिखाई मेरे साथ में और सरकार हमारी बच गई और 5 साल सरकार चली है। वो दर्द उनको भी आज भी है। तो आज जो आप बात कर रहे हो कि किससे आपका मुकाबला आप मानते हो, मुकाबला में मैं तो ये मानता हूँ कि पब्लिक मेरे साथ है और पब्लिक माई बाप होती है। पब्लिक चाहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा या बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये तो हाईकमांड तय करेगा। परंतु सरकार हमारी बने, इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैंने भी मिशन के रूप में लिया इसको कि मैं 30 बार मुख्यमंत्री बनाऊँ। इतना मेरी पार्टी हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि इस संकट की घड़ी में, जब देश संकट के अंदर है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, उस वक्त मैं किस प्रकार से राजस्थान में सरकार बना के दिखाऊं, ये मेरी ख्वाहिश भी है। आपने पिछली बार मैंने आपसे बात की थी सर, बांसवाड़ा में आपने 150 का फिगर दिया था, क्या आप अभी भी उस पर इंटैक्ट हैं? मैंने कहा मिशन 156 मैंने कहा था, 156 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं कि 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तभी हम 156 आए थे, तो मिशन 156। आज बीजेपी के तमाम सांसद बोल रहे हैं हमारी 150 सीटें आएंगी। वो देखो, वो इतने डिमोरलाइज हैं, उनकी अंतरात्मा जानती है, पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे देश के मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के, कोई सोच नहीं सकता। अधिकांश लोग जो देश के हालात देख रहे हैं, वो लोगों का मूड देख रहे हैं, वो लोग, ये कोई, मैं बार बार बोलता हूँ, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जो सरकार बदलने में काम ले रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बातें चाहे बीजेपी का आदमी भी क्यों नहीं हो, आरएसएस का भी क्यों नहीं हो, जिनके दिल में सच्चाई है, वो समझ रहा है क्या हो रहा है देश के अंदर, और उनके अंदर इतना मन के अंदर असंतोष है, बोल नहीं पा रहे। तो आप जो राजस्थान के बात करते हो सांसदों की, उनकी स्थिति कोई अच्छी नहीं राजस्थान के अंदर। उन्होंने कोई बहुत ही अपनी उपलब्धि बता ही नहीं सकते। वो उन्होंने क्या काम किया, ईआरसीपी का राष्ट्रीय परियोजना थी, हमारे मंत्री जी जोधपुर के शेखावत साहब मंत्री हैं, वो उसको घोषित ही करवा पाए अभी तक राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री जी से। तो आप समझ सकते हो कि इनकी स्थिति क्या है, इन सब नेताओं की। सर एक चर्चा अक्सर, बस मैं ख़त्म करूंगा, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एक चर्चा बहुत मैं सुनता हूं कि इस बार राजस्थान में क्लैश ऑफ टाइटन्स हो रहा है। 2 शार्पेस्ट पॉलिटिशियंस प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने रैली में सीधे तौर पर हमला किया और लाल डायरी का इशू उठाया, बोला कि कांग्रेस के जाने कितने नेताओं के भेद खुल जाएंगे अगर ये लाल डायरी के पन्ने खुल जाएं। देखिए, पहली बात तो कोई लाल डायरी है ही नहीं यहाँ पर, ना कोई थी कभी। ये मैं समझता हूँ आजकल जो प्रोफेशनल कंपनी लग गई है पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में, हमने भी हमारे संपर्क में भी वो लोग हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी सर्वे करवाती है और उनकी सहायता लेती है। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री की यात्रा जब बन गई थी सीकर के अंदर, और इतने घबराए हुए लोग हैं, बुखलाए हुए हैं कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है, इतनी पॉपुलरिटी हो चुकी वर्तमान गवर्नमेंट की, और पब्लिक में भी आवाज़ ऐसे आने लग गई है। तो लगातार आप देखिए, मणिपुर की घटना थी, तब भी
प्रधानमंत्री जी बताइए, जिनका हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, गरिमा होती है, और मणिपुर में क्या हुआ पूरी दुनिया के मुल्कों में चर्चा है, बदनामी हो रही है हमारी। 80 दिन तक कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, और जो रेप की घटना सामने आई तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी। प्रधानमंत्री जी तब भी जो है राजनीति करना नहीं भूले, और आपने कहा कि मैं तमाम मुख्यमंत्रियों को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के मुख्यमंत्री कहना चाहूँगा कि आप अपने वहाँ महिलाओं के अत्याचार पर ध्यान रखें। इससे बड़ी राजनीति क्या होगी बताइए। कहाँ तो संवेदनशील मामला था, क्या प्रधानमंत्री के मुंह से जब सुना ये बात लोगों ने, तो मेरा फीडबैक कहता है पूरे देश के लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। इसलिए जो आप कह रहे हो, आपने क्या क्वेश्चन किया मुझसे? सर, लाल डायरी का जिक्र जो उन्होंने मंच से किया। तो लाल डायरी नाम कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो घबराए हुए हैं कि इन्होंने क्या देखा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये जो कंपनी होती है, हो सकता है, मेरा अंदाज है, उसी ने इनको गाइड किया है। और उसमें कौन कौन शामिल है वो अलग बात है, कौन नेता शामिल थे उसके अंदर। इनको पूरा हमारे एक मंत्री को मोहरा बनाया गया, जो हमारे लगातार पिछले 4-6 महीने से हमारे खिलाफ में आवाज़ उठा रहे थे, सरकार के खिलाफ में भी। हुड्डा जी की आप बात कर रहे हैं? वो हमारे साथी थे, क्योंकि उन्हें 2 बार सरकार हमारी बनी, तो 6 के 6 बीएसपी के लोग साथ आए थे, तो वो भी आए थे, और सरकार बचाने में सबका सहयोग था। तो फिर 6-8 महीने में पता नहीं क्या षड्यंत्र हुआ, किसने किया, ये तो टाइम बताएगा, पर जो माहौल बनाया गया इस प्रकार से, उसके कारण से ऐसी स्थिति बनी कि वो हमारे खिलाफ में 6-8 महीने से बोल रहे थे। फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि सरकार हमारे बचाने में उन्होंने साथ दिया था। पर मणिपुर की घटना के साथ में जब जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले लैंग्वेज कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, वही हमारे असेंबली के अंदर खड़े होकर के एक प्रकार से इंडिकेट किया जैसे कि वही भाषा वो बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं। कहा तो मणिपुरी घटना है, हाउस में डिस्कशन उस पर चल रहा है मणिपुर पे, और आपके राजस्थान के अंदर भी हमारी घटनाएं कम नहीं हो रही है। तो वो मैं समझता हूँ कि जो आपस में मोहरा बना के उनको आगे किया गया, और उसी वक्त प्लान बन गया कि हम एक डायरी की बात उठाएंगे, और डायरी लाल डायरी, लाल रंग ऐसा होता है, उसको आप समझ सकते हो कि क्या मैसेज देना चाहते थे वो। तो लाल डायरी सब डायरी लेके आ गए हाउस के अंदर। लाल डायरी में क्या लिखा हुआ है किसी को नहीं मालूम। लाल डायरी होती नहीं है, रास्ते में किसी बात थी नहीं। और जिस व्यक्ति की बात करें हमारे कार्यकर्ता की, जहाँ इनकम में छापा पड़ा था, उसने मुझे कल बताया आकर के, और उसने स्टेटमेंट दिया मेरे ख्याल से कि भाई मैं तो गांधी डायरी यूज़ करता हूँ ज़िंदगी में, मैंने लाल डायरी का यूज़ करी नहीं है। और इनके पास वो डायरी आ कैसे गई? भाई किसी घर में डायरी थी, इनके पास कैसे पहुँच गई? तो जिस प्रकार उन्होंने लाल डायरी का मुद्दा उठाया, तब भी हम समझ गए थे ये इनकी तैयारी 27 तारीख की इंतज़ार है, 27 जुलाई का, जब प्रधानमंत्री जी आएंगे शिखर के अंदर, उनके मुंह से उनको बोलना पड़ेगा लाल डायरी के बारे में। तो जो आरोप मणिपुर के लेकर के लोकसभा नहीं चल पा रही है, राज्यसभा नहीं चल पा रही है, उन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने राजस्थान में धावा बोल रखा। अभी तो बड़ा आरोप है सर आपका, आपको लगता है पहले से तय था? बिल्कुल तय था, षड्यंत्र है बीजेपी का। और उसी रूप में केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, और राजस्थान शाम सुबह केंद्रीय मंत्री प्रेस से बात करते हैं दिल्ली में, शाम को करते हैं यहाँ के नेता बात करते हैं। वही आरोप कि महिलाओं पर अत्याचार, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं लोग, और साथ में ये डाइल्यूट करने के लिए लाल डायरी के लेके इसलिए आए जिससे कि पूरा राजस्थान में जो माहौल है, और पीएम आ रहे हैं तो पीएम को क्या कहेंगे, हमने क्या क्या यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाई है कि जनता हमारा साथ देगी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ लहराई गई लाल डायरी है,
लोकसभा में लड़ाई गई और प्रधानमंत्री को बोलना ही था। हम तो उम्मीद करके बैठे थे बोलेंगे, वो बोले वो। पर उनको सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री रैली में कुर्सी खाली पड़ी रही और जो बोल रहे थे लोग उठ के जा रहे थे, तो ये इंडिकेशन है। इसलिए मैंने कहा आपको, मेरा अनुभव कहता है, केरला में चुनाव हुए थे तो मुझे वहाँ बनाया गया था प्रभारी, और मैं जब वहाँ गया तो मैं देखा कि आम लोगों के अंदर जो फीडबैक आ रहा था हमारे कार्यकर्ताओं से ही, तो वो आने लग गया था कि साहब इस बार पब्लिक कहती सरकार रिपीट होगी, रिपीट होने जा रही है। 70 साल के बाद में पहली बार वहाँ सरकार रिपीट हुई, पहली बार। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आपको, खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ कहलाती है, ऐसा फ्रेज है। वही बात लगती है, जब जनता की जो आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, वैसे जनता माई बाप है, फैसला वो करे, पर लगता है मुझे इस बार प्रदेशवासियों के दिलो दिमाग में बात बैठ गई है कि जब जब सरकार बदली है राजस्थान में, तब तब हमारी स्कीमें बंद कर दी बीजेपी ने। चाहे मेट्रो हो, चाहे वो हमारी रिफाइनरी हो, और कई हमारी योजना थी अच्छी से अच्छी, योजना को बंद कर दिया गया। उसका नुकसान में हुआ, और वो 40,000 करोड़ की रिफाइनरी थी, आज 70,000 करोड़ की हो गई। वो मेट्रो तो अभी तक आ ही नहीं पाई। तो कई योजना बंद कर दी गई। वो उनकी फितरत के अंदर है, ये लोग यही काम करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट को श्रेय क्यों मिले, हम वो काम नहीं करते। हम ERP की इनकी योजना है, वसुंधरा जी की योजना है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। 13,000 करोड़ में रखे हमने उसके लिए, लड़े हैं केंद्र से कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, जो आपने वादा किया जयपुर में, अजमेर में। प्रधानमंत्री मुँह से खुद से कहा कि मैं इसको आपके सुझाव को 13 जिलों के नाम लिए, 13 जिले के नाम लेके कहा कि मैं इस योजना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखूंगा जो मांग की गई है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि जनता समझ गई है। सरकार जब से बदली मेरे वक्त में 2003 के वर्ष बदली थी, 9 में बदली थी, 13 में बदली थी, 3 में और 13 में। उसके बाद में अनुभव ठीक नहीं रहा लोगों का। 2 बार उनको देख लिया, और मुझे यकीन है कि इस बार जनता की जो भावना है, आवाज़ है, वो हमारे पक्ष में लग रही है। बाकी तो वक्त बताएगा, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, पर जनता का माहौल बन गया कि इस बार सरकार रिपीट करनी चाहिए हमें। सर, एक आखिरी सवाल बस चलते चलते, हमारे सर्वे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात आई है कि अगर गहलोत साहब और पायलट साहब मिल के लड़ते हैं तो राजस्थान में आप लोगों को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मिलके लड़ रहे हैं, सब मिलके लड़ रहे हैं। एक बार जब मीटिंग हो चुकी दिल्ली के अंदर, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी ने मीटिंग ले ली, सारी बातें हो चुकी है। उसके बाद में बार बार ये मीडिया में क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि सब मिलके लड़ना ही चाहिए। वैसे भी कोई पार्टी को, सब नेताओं को जब चुनाव आते हैं, और अभी तो वक्त वो है, हर कांग्रेस जन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मंत्री हो, विधायक हो, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई हो, उन सबको जो है, जो देश के हालात हैं उसकी चिंता भी करनी चाहिए। और हालात बड़े गंभीर है देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। इसलिए हमारी पार्टी की लेगेसी है, जो इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए कितने त्याग, बलिदान, कुर्बानी की गई, जेलों में बंद रहे नेता लोग गांधी जी के सानिध्य में, आज एक पार्टी वो पार्टी। इसलिए मोदी जी का जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, उनको बोलना बंद करना पड़ा, क्योंकि पूरे देश के 6 लाख गाँवों के अंदर घर घर में कांग्रेस मिलेगी आपको, जो बीजेपी आज भी नहीं पहुंची है पूरे देश के अंदर। वो क्या मुकाबला करेंगे? सरकार बनाना एक बात है, परंतु कांग्रेस पार्टी की जो नीति हैं, कार्यक्रम है, देश और सिद्धांत हैं,
वही संविधान की जो मूल भावना प्रेमबल में है, उसी भावना के अनुरूप हमारी पार्टी की नीतियां हैं, कार्यक्रम है, सिद्धांत है, उस पर हम चल रहे हैं और उस पर हम अवश्य कामयाब होंगे, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। गहलोत साहब, पाँव में आपके फ्रैक्चर है एंड मतलब मैं विश भी करता हूँ, विश यू स्पीडी एंड फुल रिकवरी सर, ताकि आप बाहर निकलना जल्दी शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जिन्होंने खास तौर पर बात की एबीपी न्यूज़ से ओपिनियन पोल पर, और उनका ये मानना है कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को इस बार फिर से मिलेगा। और जैसे केरला का उदाहरण दिया कि वहाँ की चुनी हुई सरकार एलडीएफ की रिपीट हुई थी इस दफ़ा, राजस्थान में भी इस बार इतिहास बदलेगा और कांग्रेस की सरकार वापस आ सकेगी। कैमरामैन वेद पांडे के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, जयपुर।